हेलो फ्रेंड्स, अमाइन की पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था कि बेसिसिटी क्या होती है। लास्ट पॉइंट था बेसिसिटी क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम था। अभी देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। ये एलिफेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक बाद में देखेंगे, पहले एलिफेटिक अमाइंस। देखो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पीकेबी वैल्यू है, उसकी ऑर्डर कुछ इस तरह थी। पीकेबी वैल्यू लास्ट लेक्चर में जो देखा था उसकी ऑर्डर कुछ इस तरह से थी। देखो, सबसे ज्यादा थी अमोनिया के लिए, उसके बाद में थी प्राइमरी अमाइन के लिए, उसके बाद में थी सेकेंडरी अमाइंस के लिए, और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया था। ये अमोनिया से प्राइमरी अमाइन तक, प्राइमरी अमाइन से टर्शरी अमाइन तक सब एक रेगुलर ट्रेन था। लेकिन फिर से हमने देखा कि टर्शरी अमाइन के लिए वैल्यू फिर से बढ़ गई है, फिर से बढ़ जाती है। देखो, आप टर्शरी लास्ट लेक्चर में देखो, जो एग्जाम्पल है उसमें देखो, टर्शरी अमाइंस जो एग्जाम्पल दिए थे उनकी वैल्यू सेकेंडरी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पीकेबी वैल्यू सबसे कम किसकी है, तो सेकेंडरी की है। अगर पीकेबी वैल्यू सबसे कम होंगी, देखो जो वैल्यू दी है उसको आप देख लो एक बार, ये ऑर्डर इस तरह से आती है। इसका मतलब है कि पीकेबी वैल्यू सबसे कम आती है सेकेंडरी अमाइंस के लिए। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, क्योंकि पीकेबी वैल्यू कम होती है तो बेसिसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ की, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से आएगी। देखो, अमोनिया सबसे ज्यादा वैल्यू है, मतलब कम होगी। उसके बाद अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा सेकेंडरी अमाइन। ये वैल्यू फिर से बढ़ जाती है। इसका मतलब है ये सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन वीक है, तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी अमाइंस की होगी, क्योंकि टर्शियरी अमाइंस जो है उनके लिए वैल्यू पीकेबी वैल्यू बढ़ रही है। अगर पीकेबी वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन से होंगे, सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। ये स्ट्रॉन्गर बेसिस हो गई इस ऑर्डर के हिसाब से। अब ऐसा क्यों होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस से क्यों होता है, वो हम देखेंगे। देखो, जैसे ही हम अमोनिया से NH3 प्राइमरी अमाइन, अमोनिया से जैसे ही प्राइमरी अमाइन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन की तरफ बढ़ते हैं, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। पीकेबी वैल्यू भी वही बता रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन की तरफ बढ़ते हैं, तो टर्शरी अमाइन की जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब कम है सेकेंडरी अमाइन से। तो इसका मतलब है कि जब अमोनिया से हम प्राइमरी अमाइन तक, या फिर प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन तक जाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इट इज ऑब्जर्व दैट while moving from the secondary amine to tertiary amine, basic strength decreases, basic strength decrease हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है,
जो फैक्टर्स है इनके, इसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे वो हम अभी देखेंगे। देखो क्या होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो करस्पॉन्डिंग पीकेबी वैल्यू है और बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड्स होती है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम देखा था लॉरियन-ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स। उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा आफ्टर द प्रोटोनेशन ऑफ द बेस। जो भी बेस है, जो भी हम बेस लेंगे उसका प्रोटोनेशन करेंगे, और प्रोटोनेशन होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो लॉरियन-ब्रॉनस्टेड बेस हो गया। तो लॉरियन-ब्रॉनस्टेड बेस होने के बाद जो प्रोटोनेटेड बेस है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जितना भी कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन होगा उतना वो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, और अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर बेस के लिए इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम पे ही डिपेंड है, इक्विलिब्रियम कौन सा देखा था वो आपको पता है, देख लेंगे। और जो भी अमाइंस की बेसिसिटी होती है वो कुछ स्ट्रक्चरल इफेक्ट से भी अफेक्ट होती है, मतलब जो इन्फ्लुएंस है स्टेबलाइजेशंस का, जो वेरियस बेसिस पे स्टेबलाइजेशन कैसे होता है कॉन्जुगेट बेस का, वो भी हम कॉन्जुगेट एसिड का वो भी हम अब देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले नोट कर लो कि जैसे ही हम अमोनिया से प्राइमरी अमाइन तक जाते हैं या फिर प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन तक जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ट्रेंड बदलेगा, अगर हम सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन तक मूव करेंगे, सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन तक मूव करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस अब ऐसा क्यों होता है, टर्शरी क्यों नहीं होते हैं, या फिर ट्रेंड रेगुलर क्यों नहीं है कि जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को नोट कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ एंड करस्पॉन्डिंग पीकेबी वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ एंड करस्पॉन्डिंग पीकेबी वैल्यू, corresponding pKb value depends upon the position of equilibrium, the position of equilibrium। जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। कौन सी रिएक्शन हमने देखी थी, देखो कोई भी अमोनिया है वाटर में, तो ये क्या कर लेता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस हो गया, ये बन जाएगा NH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसको हमने बोला था कॉन्जुगेट एसिड। ये हो गया बेस अकॉर्डिंग टू लॉरियन-ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट। ये बेस हो गया क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड जो है जितना इसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, और जितना शिफ्ट होगा उतना ही ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो वही हमें अब देखना है। सेकंड पॉइंट, greater the stabilization of conjugate acid, greater the stabilization of conjugate acid, मतलब जो भी प्रोटोनेटेड स्पीसीज है वो। अब यहाँ पे देखो अमोनिया ले लो, प्राइमरी अमाइन ले लो, सेकेंडरी अमाइन ले लो, या फिर टर्शरी अमाइन ले लो, उसको एक प्रोटॉन अटैच कर देने का वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, मतलब प्रोटोनेटेड जो बेस है वो। तो जितना भी ग्रेटर द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट acid, more on right hand side equilibrium will lie, more on right hand side equilibrium will lie। तो इक्विलिब्रियम जितना इसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जितना वो शिफ्ट होगा मतलब स्ट्रॉन्गर विल बी, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, इसका ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है, तो स्ट्रॉन्गर वो
बेस हो जाएगा और पीकेबी वैल्यू उतनी ही कम आएगी। सो स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस एंड स्मॉलर विल बी the base and smaller will be the PKB value। ठीक है, जितना स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा कॉन्जुगेट बेस का उतना ही ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में होता है इसका मतलब ये बेस स्ट्रॉन्गर होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्गर होता है तो ये वैल्यू स्मॉलर आएगी पीकेबी की। ठीक है, इसको नोट कर लो। पॉइंट नंबर 3, basicity of amines is related to देखो अमाइन की बेसिसिटी किससे रिलेटेड होती है? बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल इफेक्ट which influence, कुछ स्ट्रक्चरल इफेक्ट है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इसके स्टेबलाइजेशन को, जो भी वेरियस स्पेसीज है उसके स्टेबलाइजेशन, इन्फ्लुएंस स्टेबलाइजेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज। अब वेरियस स्पेसीज का स्टेबलाइजेशन मतलब जो भी प्रोटोनेटेड बेसिस है उनका स्टेबलाइजेशन कितना होता है कि जो स्ट्रक्चर्स है उसका स्ट्रक्चरल इफेक्ट होता है कुछ जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्टेबलाइजेशन क्या होगा। अगर स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है तो अभी बताया आपको कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन होगा उतना ही वो बेस स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो स्ट्रक्चरल इफेक्ट है वो भी उस पर आते हैं, हम देखने वाले आगे। जितना ज्यादा प्रोटोनेटेड अमाइंस का यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड्स का स्टेबलाइजेशन होगा उतना ही बेस वो स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ग्रेटर विल बी द बेसिसिटी। सो greater is the stabilization of conjugate acid। ये C है मतलब conjugate acid है। conjugate acids greater this the basicity ऑफ। ये पॉइंट को नोट कर लो, हम आगे देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इसको और कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से फैक्टर है जो कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। तो प्लस आई इफेक्ट आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कि जनरली अल्किल ग्रुप्स शो करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम अमोनिया और अमाइंस लेंगे तो उसमें अल्किल ग्रुप तो आएंगे, तो वही हमें देखना है कि प्लस आई इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, मतलब जो अल्किल ग्रुप है उनका क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी पे। तो देखो इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जो भी कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे एलिफेटिक अमाइंस के और अमोनिया के, उनको हम सबका प्रोटोनेशन करने के बाद जो भी मिलता है, मतलब आपने अमोनिया ले लिया और उसका प्रोटोनेशन किया तो हमें मिलेगा अमोनियम आयन।
फिर प्राइमरी अमाइन लेंगे, सेकेंडरी अमाइन लेंगे और टर्शियरी अमाइन लेंगे, सबका प्रोटोनेशन कर लेंगे। आपको क्या करना है कि अमोनिया से लेकर टर्शियरी अमाइन तक सबके स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे दिखते हैं। मतलब प्राइमरी अमाइन है तो NH2 होगा, अगर टर्शियरी है तो सिर्फ N होगा, सेकेंडरी है तो NH होगा और बाकी के ग्रुप अटैच होंगे तो उनको हम अल्किल ग्रुप कंसिडर करेंगे, R ग्रुप। तो एलिफेटिक है तो R ग्रुप कंसिडर करेंगे और उनके कॉन्जुगेट एसिड्स के स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे कॉन्जुगेट एसिड्स के स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखो आपको प्लस आई इफेक्ट समझ में आएगा। देखिए conjugate acids of aliphatic amines, conjugate acids of aliphatic amines and ammonia and NH3 represented as। देखो कॉन्जुगेट एसिड कैसे फॉर्म होता है, जैसे वो कोई स्पीशीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड है, मतलब लॉरियन रॉन्स्टड कॉन्सेप्ट में। अब देखो सबसे पहले देखो ये अमोनिया है NH3, इसके पास एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एक हाइड्रोजन ले लेगा। तो आपको क्या करना है, हर एक स्पीशीज को, मतलब जैसा अमोनिया है इसका प्रोटोनेशन करो, ये हो गया इसका प्रोटोनेशन, तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। उसके बाद प्राइमरी अमाइन ले लो R N H H, प्राइमरी अमाइन, इसका भी प्रोटोनेशन करो H, फिर से पॉजिटिव चार्ज। सेकेंडरी अमाइन ले लो R N H R, इसका प्रोटोनेशन करो H, प्रोटोनेशन तो आपको पता है ना, इसको हाइड्रोजन अटैच कर दो, कनेक्ट कर दो उसको हाइड्रोजन। बाद में टर्शियरी अमाइन ले लो R R R और एक हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन करो। तो ये हो गए हैं कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया। ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड्स है, ये प्राइमरी अमाइन का, ये सेकेंडरी अमाइन का और ये टर्शियरी अमाइन का। कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या कि जो स्पीशीज है उसको उसका प्रोटोनेशन करो। देखो अमोनिया का प्रोटोनेशन हो गया, प्राइमरी अमाइन का प्रोटोनेशन हो गया, सेकेंडरी अमाइन का प्रोटोनेशन हो गया और टर्शियरी अमाइन का प्रोटोनेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, तो जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतनी वो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। तो देखो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट करेगा, यहाँ पे 2 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे 3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहां से यहां तक मूव करेंगे, क्या हो रहा है, अल्किल ग्रुप R ग्रुप इंक्रीजेस, R ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। अब R ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट का, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीजेस, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, R ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीज हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए, बराबर है कि जैसे ही हम अमोनिया से प्राइमरी अमाइन तक जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन तक जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। वैसे ही हम जब सेकेंडरी से टर्शियरी तक जाएंगे तब भी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबलाइजेशन जो कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता तो उसके लिए और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो भी देखेंगे। देखो अब यहाँ पे पहले देखो कि R ग्रुप इंक्रीज हो रही है, जैसे R ग्रुप इंक्रीज होगी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशंस
क्या होगी वो लिखेंगे। पहले देखो कि ये जो R है, मतलब जो ये R ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट्स करते हैं? R exerts electron releasing that is plus I inductive effect। ये तो आपको पता ही है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट इनमें इंक्रीज होगा क्योंकि अल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। अगर अल्किल ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन इस तरह से होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा अल्किल ग्रुप है, बाद में ये होना चाहिए, बाद में ये होना चाहिए और सबसे कम स्टेबलाइज ये होना चाहिए। मतलब इसका सबसे कम स्टेबलाइजेशन होगा। अगर इसका सबसे कम स्टेबलाइजेशन होता है तो ये वीक बेस होगा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ की वो इस तरह से होनी चाहिए थी कि टर्शियरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? तो इसका मतलब है और कोई फैक्टर है कि जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। दूसरा फैक्टर है कि इसका सॉल्वेशन हमें देखना पड़ेगा, तो सॉल्वेशन का क्या इन्फ्लुएंस होता है वो देखेंगे। सेकंड फैक्टर वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। इसमें एक्सपेक्टेड क्या था मैं लिखता हूं नीचे। देखो इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या है? इस तरह से होनी चाहिए थी। NH4 सबसे कम, देन R NH3, ये वाला R NH3, देन R2 NH2 और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये होना चाहिए था R3 NH पॉजिटिव। इस तरह से स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, होता भी। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा अगर स्टेबलाइजेशन इसका होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होना चाहिए, तो इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड सबसे कम अमोनिया की होनी चाहिए, उसके बाद प्राइमरी अमाइन की होनी चाहिए, उसके बाद उससे ज्यादा होनी चाहिए सेकेंडरी अमाइंस की और उससे ज्यादा होनी चाहिए टर्शियरी अमाइन की, कुछ इस तरह से। अब देखो इस तरह से होनी चाहिए क्योंकि इसके सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन इसी का हो रहा है, टर्शियरी का। उसके प्रोटोनेटेड स्पीसीज, इसका प्रोटोनेटेड स्पीसीज ये है, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन इसका ही हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से आती है। जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो इस तरह से है, या फिर जो पीकेबी वैल्यू है वो भी यही बताती है कि इस तरह से ये ऑर्डर आएगी। देखो क्या होगा, अमोनिया से ज्यादा बेसिक प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन है, और सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा बेसिक टर्शियरी अमाइन होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है, वो इससे कम है। तो ऐसा क्यों? दिस इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ, ये है ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ। मस्त इसका मतलब है कि सेकेंडरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब ऐसा क्यों है वही हम देखेंगे कि एक फैक्टर इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि हमने प्लस आई इफेक्ट देखा है, आप देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन ये दोनों के इफेक्ट कंबाइन करने के बाद पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो सेकंड फैक्टर है influence of solvation, influence of solvation। influence of solvation by water
on stabilization by water on stabilization of conjugate acid of aliphatic amines and ammonia and NH3 can be represented as, देखो हम इसका सॉल्वेशन कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेशन प्रोसेस को देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस क्या होता है सॉल्वेशन का। तो इसके लिए हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, जो कि वाटर के साथ हमने इक्विलिब्रियम दिखाया था लॉरियन-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स। सो देखो अगर अमोनिया है या फिर प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या फिर टर्शियरी अमाइंस है, उसके जो कॉन्जुगेट एसिड्स है, कॉन्जुगेट एसिड्स मतलब हम किसी भी स्पीशीज को जब प्रोटोनेशन करेंगे तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड, मतलब प्राइमरी अमाइन ले लो या फिर अमोनिया ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी अमाइन, सबका प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन में सिर्फ आपको उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पर्टिकुलर स्पीशीज प्रोटोनेटेड बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम अमोनिया लेते हैं, बाद में प्राइमरी अमाइन लेंगे, बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी सभी देखेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल उसको सॉल्वेट कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले लेते हैं अमोनिया का, ये था अमोनिया, ये था अमोनिया, इसका हमने कर लिया प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन अटैच कर दिया, तो ये बन जाएगा इस तरह से NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर इसका वाटर के साथ सॉल्वेशन होगा, इसका अगर वाटर के साथ सॉल्वेशन होगा तो इसका मतलब है कि वाटर की मॉलिक्यूल इसे इस तरह से सॉल्वेट करेंगी, इसके जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अब ये एक हाइड्रोजन है तो एक वाटर मॉलिक्यूल, चार हाइड्रोजन है तो चार वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इस तरह से इसका सॉल्वेशन हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका सॉल्वेशन होगा। इस तरह से होगा सॉल्वेशन। देखो सॉल्वेशन में चार वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सॉल्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं बाय सॉल्वेशन, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, 4 H2O मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अटैच है या फिर सॉल्वेट कर रहे हैं? 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आर अटैच टू द नाइट्रोजन। अब देखो अगर वो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है मतलब कुछ इस तरह से है R N H और H, इसका प्रोटोनेशन करो, प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोटोनेशन में हाइड्रोजन ऐड कर दो, कर दिया, कुछ इस तरह से होगा। अभी हमने देखा था, अब देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसको स्टेबलाइज करेंगे बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने? 3 H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे सॉल्वेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 3। उसके बाद देखो अगर सेकेंडरी है तो R N R, ये हाइड्रोजन, ये हो गया सेकेंडरी, इसका प्रोटोनेशन करो, ये हो गया प्रोटोनेशन। अब देखो कितने इन्वॉल्व है, 2 होंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसको सॉल्वेशन करने में? 2 H2O मॉलिक्यूल, 2 H2O मॉलिक्यूल है। उसके बाद लास्ट वाला जो टर्शियरी अमाइन है वो देखो R R R, ये हो गया टर्शियरी अमाइन, तो इसका प्रोटोनेशन कर दिया पॉजिटिव, तो इसको सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेगा, 1 मॉलिक्यूल। मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम अमोनिया से प्राइमरी अमाइन तक, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन तक या फिर सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन तक मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू दी नाइट्रोजन डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने थे? 4 थे, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। जितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच होंगे उतने जो हाइड्रोजन है उनका सॉल्वेशन होगा बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 4 है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे सॉल्वेशन के लिए, यहाँ पे 3 है तो 3 लगेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लगेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 लगेगा। मतलब जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो कम हो रहा है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेट करने वाले वो कम हो रहे हैं। तो अब होता क्या है, देखो इसमें कम हो रहा है तो होता क्या है कि ये जो दो फोर्स है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट है और एक सॉल्वेशन का इफेक्ट है, तो ये दोनों जो दो फैक्टर्स है वो ऑपरेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑपरेट करेंगे, मतलब किसी तरफ सॉल्वेशन बढ़ेगा तो किसी तरफ प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है बेसिसिटी पे। तो थर्ड फैक्टर हम वही बोलेंगे कि कंबाइन इफेक्ट होगा। किस तरह से सॉल्वेशन होगा, तो इस तरह से सॉल्वेशन होगा। देखो ये 4 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 है तो 3, 2 है तो 2 और 1 है तो 1। देखो आपको क्या करना है, ये स्पेसिस आपके समझ में आनी चाहिए। आपको सबसे पहले लेना है अमोनिया, उसको एक प्रोटॉन लगा देना है तो ये स्पेसिस बन जाएगा। लेना है प्राइमरी अमाइन, उसको एक हाइड्रोजन लगा देना है, मतलब प्रोटोनेशन करना है, ये बेसिस बन जाएगा। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी एंड फॉर टर्शियरी, सभी के लिए ऐसा ही है। और जितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको सॉल्वेट करने के लिए, और जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ अटैच था उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसी की वजह से इसका सॉल्वेशन होगा। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा मतलब सबसे ज्यादा सॉल्वेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। देखो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन बाद में, जैसे हम अमोनिया से टर्शियरी अमाइन तक मूव करेंगे सॉल्वेशन कम होता जाएगा। तो जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन ऑन स्टेबलाइजेशन। सॉल्वेशन ऑन स्टेबलाइजेशन जो है ये दोनों डिसाइड्स करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी और पीकेवी वैल्यू क्या होगी। बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेवी वैल्यू को डिसाइड करने वाले फैक्टर ये दोनों ऑपरेट होंगे, मतलब दोनों ही उसको डिसाइड करेंगे। अब देखो कि ये दो जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे देखते हैं, नंबर 3 कंबाइन इफेक्ट। कंबाइन इफेक्ट, जो दो फैक्टर है उनका कंबाइन इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस कहो। कौन से दो फैक्टर है, देखो प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन ऑन स्टेबलाइजेशन। सॉल्वेशन ऑन स्टेबलाइजेशन, जो सॉल्वेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो ये क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर ये कंबाइन होके डिसाइड्स करेंगे, डिसाइड द ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ, डिसाइड्स द ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ, ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीकेवी वैल्यू। ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीकेवी वैल्यू को ये डिसाइड करेंगे। अब देखो दिस टू फैक्टर्स, ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स है, दिस टू फैक्टर्स ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस है वो अपोजिट है। अब देखो दो फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, कौन सा फैक्टर है पहले वाला प्लस आई इफेक्ट एंड सेकंड वन इज द सॉल्वेशन ऑन स्टेबलाइजेशन। दिस डिसाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो, और पीकेवी वैल्यू क्यों वो रेगुलर नहीं आती है वो। अब देखो ये दो फैक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में कैसे ऑपरेट होते हैं। सबसे पहले देखो NH4 पॉजिटिव R NH3 पॉजिटिव प्राइमरी अमाइन, R2 NH2 पॉजिटिव एंड R3 NH पॉजिटिव, कुछ इस तरह से। अब जैसे हम यहां से यहां तक जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट मूविंग अमोनियम आयन टू दी टर्शरी अमाइन इंक्रीजेस। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस। लेकिन अभी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होता है, अमोनियम आयन का, और सबसे कम किसका होता है, टर्शरी अमाइन का। यानी कि सॉल्वेशन का जो इफेक्ट है, सॉल्वेशन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं। अब इनका नेट रिजल्ट क्या होता है, नेट रिजल्ट इज, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो नेट रिजल्ट है वो होता है इज मूविंग NH3 टू NH2, मतलब अमोनिया से प्राइमरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम बट मूविंग सेकेंडरी अमाइन टू टर्शरी अमाइन, जब सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइन की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कंबाइन इफेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, बिकॉज stabilization of conjugate acid of tertiary amine, stabilization of conjugate acid of tertiary amine by solvation is very poor, by solvation is very poor। हमने देखा था कि जो टर्शरी अमाइंस है, जो टर्शरी अमाइन है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, इसको सॉल्वेशन से स्टेबलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। मतलब सबसे कम सॉल्वेशन से स्टेबलाइजेशन होगा वो इसका ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सॉल्वेशन इज वेरी पुअर। स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शरी अमाइन बाय सॉल्वेशन इज वेरी पुअर। इसीलिए इस तरह की ऑर्डर होती है। तो आप देख लो कि सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होता है सेकेंडरी अमाइन। तो चलो लिख लेता हूं बेसिक स्ट्रेंथ, इसको याद रखो। NH3 से ज्यादा होता है प्राइमरी अमाइन का, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है सेकेंडरी अमाइन की, और सेकेंडरी अमाइन की सबसे ज्यादा होती है, मतलब टर्शरी की इससे कम होगी, इस तरह से। ये है बेसिक स्ट्रेंथ की ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एरिल अमाइंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।